नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ पे हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपके तमाम रोगों की, उनके उपचार की, उनसे चिकित्सा से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। आज हम बात करेंगे लिवर से जुड़े हुए एक गंभीर रोग की, बात करेंगे हेपेटाइटिस की। और जब बात जिगर की या लिवर की होती है, ये तो कहा जाता है इसको व्यक्ति के साहस के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन दरअसल इससे जुड़े हुए कई खतरे भी हैं जो हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, और हेपेटाइटिस इनमें से एक है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं, जिसमें से कुछ जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। तो आज इस विषय पर चर्चा हमारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी है और इस वर्ष हेपेटाइटिस डे की थीम है टाइम फॉर एक्शन, यानी इसे लेकर अब काम करने का वक्त आ गया है और इस रोग की रोकथाम और बचाव को लेकर और नहीं रुका जा सकता। इट इज टाइम फॉर एक्शन नाउ। तो आज इस रोग के बारे में सीधे तौर पर हम समझेंगे कि क्या है आखिर हेपेटाइटिस, किस तरह से होता है, और सीधे तौर पर इसको जो मोटे तौर पर समझते हैं कि हेपेटाइटिस यानी यकृत या फिर जिगर में सूजन। तो क्या है ये रोग, किस तरह से ये होता है और किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है, इन सब विषयों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके साथ भी इसको चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से लाइव, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसमें आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं, वो भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हेपेटाइटिस है क्या, क्यों ये बीमारी होती है, इसके विषय में क्या कुछ समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो हम एक सबसे पहले आपको बताते हैं कि हेपेटाइटिस दरअसल है क्या। हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जो जिगर को प्रभावित करता है। आमतौर पर इस रोग के कारण जिगर में सूजन आ जाती है और जिगर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस होने का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस वायरस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रमुख है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। इनका कारण अक्सर साफ सफाई की कमी होता है। इस प्रकार के हेपेटाइटिस के मामले गर्मी और बरसात के मौसम में अधिक मिलते हैं, क्योंकि इस मौसम में पानी दूषित होने की संभावना अधिक होती है। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी HIV की ही तरह संक्रमित रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों से फैलते हैं। ये संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित सुई या सिरिंज के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, हेपेटाइटिस संक्रमित मां से शिशु को हो सकते हैं, या फिर उस्तरे का प्रयोग या नाक कान छिदवाने या टैटू के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सुई का प्रयोग करने से इस संक्रमण का खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस रोग होने पर व्यक्ति में पीलिया, बुखार, भूख कम लगना, पेशाब का रंग गहरा होना, उल्टी, कमजोरी और पेट में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस मुख्य रूप से लिवर को अधिक प्रभावित करता है और इसके परिणाम गंभीर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लगभग 25% लोगों को जिगर में सिरोसिस होने का खतरा होता है या लिवर कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इस पे गंभीरता बढ़ सकती है। हेपेटाइटिस का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखकर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस बी और सी लाखों लोगों में क्रॉनिक यानी लंबी और गंभीर बीमारी का कारण बन रहे हैं। इनके कारण लिवर सिरोसिस और कैंसर होने का खतरा रहता है। हेपेटाइटिस के विषय में जानकारी और सावधानी रखकर हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
तो इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा दें, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर अजय कुमार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर SK सरीन, जो कि डायरेक्टर कम चांसलर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, न्यू दिल्ली। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दर्शकों, आप भी हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं अपने सवालों के जरिए। आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स, टोल फ्री नंबर है वो खुल चुका है। आप सीधा हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 011-233-87031 और 011-230-97670। आप इस पर हमें फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, ddnewstotalhealth@gmail.com। आप इस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने शंकाओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सरीन, आपसे अगर हम सीधे समझना चाहें कि क्या है ये स्थिति, कैसे इस विषय में समझें, और सबसे खास बात है कि भारत जैसे देश में कितनी गंभीर स्थिति है, इस रोग को कितनी गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। थैंक यू निखिल। पहले आप सबका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे स्वागत। डॉक्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मीडिया, दूरदर्शन, जिसकी वाइडेस्ट रेंज है दुनिया में, इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे को उठा रहा है और पब्लिक अवेयरनेस में हम सबके साथ जुड़ रहा है। दूसरा, किरण ने जो इतना बढ़िया वीडियो बनाया और दिखाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई कि हेपेटाइटिस के वायरसेस, उनके लक्षण और दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। भारत में हेपेटाइटिस 5 तरह के वायरसेस हैं। जैसे किरण ने भी बताया पहले, ये छोटी उंगली, ये हेपेटाइटिस ए है, बच्चों में जनरली होता है। और अंगूठा बड़ों में, एडल्ट्स में हेपेटाइटिस ई। तो ये याद रखें सब लोग कि ए और ई, ये दोनों वायरसेस जो हैं, ये भोजन पानी दूषित होने से हो सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये जो 3 वायरसेस हैं, ये सारे ब्लड बॉर्न और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। मतलब अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मेरा ब्लड दूसरे को लगे तो उसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, या माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। और नीडल्स, सिरिंजेस जो इन्फेक्टेड हैं एक आदमी से, वो दूसरे आदमी के अंदर अगर वही नीडल लगाई जाए तो वो ब्लड कैरी करती है जो नीडल, उसके थ्रू हेपेटाइटिस बी, सी और डी हो जाता है। भारत में हेपेटाइटिस ए और ई एक तरह से एपिडेमिक, पेंडेमिक की तरह से हुआ करता है। बच्चों में लगभग 60 to 70% चिल्ड्रन जो हैं भारत में, उनको हेपेटाइटिस ए 12-15 साल की उम्र तक हो जाता है। कहते हैं साहब बच्चा था, छोटा था, तब मेरे को जॉन्डिस हुआ था, पता नहीं लगा। वो जॉन्डिस जो है वो हेपेटाइटिस ए होता है। एक परिवार के बच्चे में होगा तो दूसरे परिवार के बच्चे में भी होने की पूरी संभावना है। 2-3 बच्चे हैं तो इंट्रा फैमिलियल, क्योंकि भोजन पानी स्टूल्स के दूषित होने से वो एक से दूसरे में जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ई एडल्ट्स में है, जनरली दूषित पानी भोजन से है, एपिडेमिक फॉर्म में होता है। 1956 में दिल्ली में लगभग 40-50 हज़ार लोगों में हुआ, कानपुर में हुआ, यूपी में, कई जगह साल में ऐसे एपिडेमिक्स होते रहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि इस समय रेनी सीजन में स्पेशली हम लोग साफ पोर्टेबल पानी लें, जो अच्छा पीने लायक पानी हो, और भोजन भी दूषित ना हो। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये बहुत कॉमन है। करीब करीब 3 करोड़ लोगों में हेपेटाइटिस बी भारत में है और लगभग 70 लाख में हेपेटाइटिस सी है। तो ओवरऑल देखें तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन 4 करोड़ भारतीयों में एस्टिमेटेड है। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप देखें, कोई टीबी ले लें, मलेरिया ले लें, उन सब से कम नहीं, बहुत बड़ा नंबर है।
जी, जी, निश्चित तौर पर। और इससे निपटने की ज़रूरत है, और तभी ये जो इस वर्ष की हेपेटाइटिस डे की जो थीम है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की, टाइम फॉर एक्शन, तो निश्चित तौर पर ये समय आ गया है जब इससे निपटने के लिए कार्रवाई की ज़रूरत है। डॉक्टर अजय कुमार, अगर हम इस रोग की जब हम गंभीरता की बात करते हैं, और जिस तरह से है कि कई तरह के हैं, ABCD और E, तो क्या सभी में जो इनकी गंभीरता है, अगर उसको समझने की कोशिश करें कि कौन से प्रकार जो है उसमें गंभीर हैं, और क्या सबके लक्षण एक जैसे ही होंगे, क्या सभी प्रेजेंट एक जैसे करेंगे? देखिए, जो हेपेटाइटिस ए और ई हैं, जैसे डॉक्टर सरीन सर ने बताया कि वो एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं, तो उसमें मरीज़ बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ हिस्ट्री का आएगा, उसको पीलिया होगा। और कभी किसी किसी लोगों में ये गंभीर तरीके से लिवर फेलियर कर सकता है, जिसे हम एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं, और जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। और हेपेटाइटिस बी और सी हम देखें तो हमने कहते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन लंबे दौरान के होते हैं, जिगर के अंदर वायरस बहुत समय तक रहते हैं और धीरे धीरे उस जिगर को सिरोसिस, जिसे हम कहते हैं स्कार टिश्यू लिवर के अंदर बन जाता है। और अगर इसका इलाज और निदान समय से ना किया जाए तो फिर वो सिरोसिस से पहले जो मरीज़ स्वस्थ होता है, फिर उसके धीरे धीरे पाँव में सूजन आना, बेहोशी, पेट में पानी भरना और पीलिया होना शुरू हो जाता है, जो लिवर की काफ़ी एडवांस बीमारी हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी और सी काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस समय हिंदुस्तान में हैं, और ये दोनों काफ़ी गंभीर वायरस हैं। जी, डॉक्टर वैशाली, तो फिर अगर जब हम इसकी गंभीरता की बात करते हैं, तो अलार्मिंग सिचुएशन कौन सी है? कैसे कैसे समझें कि किसी तरह का हेपेटाइटिस हो गया, खासतौर पर जब बी और सी जिसकी ख़तरे की बात कही जाती है। ये भी कहा जाता है कि कई बार जो ये बी वायरस है, ये माँ से बेटे को, बच्चों को मिलता है, तो क्या ये डॉर्मेंट सिचुएशन में भी रह सकता है? क्या इसके लक्षण बाद में पता चलते हैं? किस तरह से इसको समझना चाहिए? जी, जैसा कि डॉक्टर सरीन और डॉक्टर अजय ने बताया कि जो ए और ई है वो तो इतने गंभीर नहीं होते, वो थोड़े दिन रहते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं वो क्रॉनिक हो जाते हैं, यानी कि वो शरीर में रह जाते हैं। और जब कई बार क्या होता है कि जब शुरू में उनका संक्रमण होता है हमारे अंदर, तो हमें पता भी नहीं चलता और वो डॉर्मेंट स्टेट में बने रहते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के समय भी WHO ने कहा है कि हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो सकता है और इसका बचाव हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि पता लगाया जाए कि जो माता है उसका हेपेटाइटिस बी का स्टेटस क्या है। और जहाँ तक बात गंभीर लक्षणों की आती है, तो जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी गंभीर हो जाते हैं तो मरीज़ को शुरू में या तो सूजन आ जाती है, या पेट में पानी भर जाता है, या पीलिया की निशानी होती है। कभी कभी नसें फूल जाती हैं और उनके चक्कर में अचानक खून की उल्टी आना भी कई बार पहला लक्षण हो सकता है गंभीर बीमारी का। जी, 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 जी। डॉक्टर सरीन, जब हम इस रोग को लेकर के जागरूक होने की बात करते हैं, लोगों को इसके बारे में बताने की बात करते हैं, जो पिछले वर्षों की हेपेटाइटिस डे की जो थीम रही, चाहे वो हेपेटाइटिस एलिमिनेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर पिछले वर्ष की वन लाइफ वन लिवर हो, उससे आगे बढ़कर इस बार टाइम फॉर एक्शन, तो किस तरह से उसको समझना चाहिए? कितना इकोनॉमिक बर्डन रोगी पर, देश पर, समाज पर है? इसको इस बात को कैसे समझें कि अब इस अभियान में जुट जाने का वक्त आ गया है? देखिए, हेपेटाइटिस बी लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन है। तो जैसे किसी को अगर डायबिटीज हो तो पूरी जिंदगी अगर डायबिटीज हो तो उसकी दवाइयाँ खाना, उसके टेस्ट कराना एक खर्चे वाला मामला है। तो इसी तरीके से अगर माँ से बच्चे को वायरस आया, और लेटर से आपने जब उसको देखा वो 20 साल का है, तो वायरस की उम्र कितनी हुई? 20 साल। जितनी आपकी उम्र है उतनी उम्र का वायरस है, क्योंकि माँ से आया। और ये बहुत समझने की बात है कि जो माँ से चीज आती है वो बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, बॉडी उससे फाइट नहीं करती, आपकी इम्यूनिटी उसको टॉलरेट कर लेती है। और वो हेपेटाइटिस बी इसलिए जिंदगी भर साइलेंट किलर की तरह रहता है। तो अब करेंटली हम उसको कैसे इलाज में लेते हैं? उससे कहते हैं भाई, अभी जैसे प्रेगनेंसी में, जैसे डॉक्टर वैशाली ने बताया, टेस्ट किया और पता लगा कि उसको हेपेटाइटिस बी है। वो जी, माँ की उम्र इस समय 23 साल है, तो वायरस की उम्र 23 साल हो गई। अब उसने बच्चा जो पैदा किया, उस बच्चे को बचाने के लिए वैक्सीनेशन होगा, और ये पूरी जिंदगी अब हमें उसे, मदर को बराबर देखना है कि भाई उसका वायरस निकल जाए या उससे डिजीज ना हो। Presence of virus
एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वायरस जैसे भारत में 3 करोड़ लोगों को है, पर डिजीज हो सकता है उसमें से 10% को हो, और उनमें से 1% की डेथ हेपेटाइटिस बी में वायरस के ही कारण होगी। पर 10% लोगों में धीरे धीरे स्कारिंग हुई, जैसे अजय ने बताया, सिरोसिस डेवलप हो गया, उसकी ब्लड की वॉमिटिंग कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो इन सारे मरीजों को अगर हम पूरा देखें कि 3 करोड़ लोगों को, या उसमें से जो इन्फेक्टेड और डिजीज हो गए उनको देखें, तो बर्डन बहुत ज़्यादा है। एक स्टडी अभी गैम्बिया में हुई, और गैम्बिया में उसमें उन्होंने बताया, 2024 की स्टडी है, कि उसका इफेक्ट मतलब अगर देखें तो लगभग पूरे 3 से 10% नेशनल इनकम के बराबर हो जाता है, क्योंकि इनकी डेली एवरेज लाइफ लॉस्ट, मतलब एक आदमी आया, वो टेस्ट कराने गया, उसको परेशानी हुई, काम में मन नहीं लगा हेपेटाइटिस बी के कारण, या बीमार हो गया, उसका बर्डन जो है स्टेट पर आया, या उसने आउट ऑफ पॉकेट अपना खर्चा किया, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। टीबी वगैरह में इलाज छोटा है, पर हेपेटाइटिस बी के अंदर लाइफ लॉन्ग उसको हमें मॉनिटर करना है एचआईवी के लिए। चाइना में उन्होंने देखा कि 1 साल के अंदर चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक बर्डन है वो लगभग $10 बिलियन से भी ज़्यादा है। चाइना में सबसे ज़्यादा दुनिया में हेपेटाइटिस बी है, उसके बाद भारत में जितने हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर चाइना के बाद भारत के अंदर हेपेटाइटिस बी का है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसका मेंटल स्ट्रेस, काम पे इलाज के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन है, और हमें ये इसको समझ के इसके ऊपर टाइम फॉर एक्शन मान करके, जैसा आपने कहा, हमें इस पे एक्शन शुरू करना चाहिए। पर एक्शन के कई पहलू हैं। जी पहला पहलू है कि खुद मरीज या उसके परिवार के लोग उसके लिए जागरूक हो। वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हेपेटाइटिस बी है, किसी को बताएंगे हमें निकाल देंगे, नौकरी पे नहीं रखेंगे, या वाइफ को घर से या बहू को निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। टाइम फॉर एक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल टू बी बोल्ड, टू गेट ट्रीटेड, गेट टेस्टेड एंड गेट मॉनिटर्ड, कि भाई मुझे बीमारी नहीं हो, इन्फेक्शन रहे। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। सेकेंड टाइम ऑफ एक्शन इज सोसाइटी और फैमिली, कि भाई उसे एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें, एम्पैथाइज करें, उसको मार्जिनलाइज, स्टिग्मेटाइज ना करें ऐसे आदमी, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, वो माँ से उसको वायरस मिला। यू कांट चूज योर मदर। तो सिमिलरली अगर इन्फेक्टेड आदमी है तो उसको उतना ही समाज में दर्जा, इज्जत और काम का मौका दिया जाए जैसे किसी और को। तो टाइम फॉर एक्शन इज इंडिविजुअल, टाइम फॉर एक्शन इज फॉर सोसाइटी, thirdly time for action for policy makers, and policies are should be very clear in my mind, कि अगर नया पैदा होने वाला बच्चा, हर नए न्यूबॉर्न को वैक्सीन लग जाए 100%, जैसे अभी बर्थ डोज भारत के अंदर हार्डली 40% में लगती है, तो 100% में लगना चाहिए, WHO का गोल भी है। तो अगर वैक्सीनेशन बर्थ डोज 0 डे, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पे 4 टीके बच्चे के लग गए, तो पूरे भारत में नए पैदा होने वाले बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और जो इन्फेक्टेड हैं, जो पूल है 3 करोड़ का, उनको अगर ढूंढ लें, उनका अगर बाहर निकल के समाज में पता लगे, उन सबको ट्रीट कर लें, तो मुझे लगता है कि जो ट्रांसमिशन का मोड है, जो ट्रांसमिशन का पूल है, उसको हम ट्रीट कर सकें, और जो नए पैदा होने वाले उन्हें बचा लें। मुझे लगता है कि एलिमिनेशन में टाइम फॉर एक्शन शुड स्टार्ट ऑन दीज 2 फ्रंट्स। जी जी जी, हमारे साथ यहाँ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, लुधियाना से हमको कॉल कर रहे हैं, रोहित सेठी जी। रोहित जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सभी को मेरा पहले। जी सर मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि जो एक वैक्सीन आती हैं हेपेटाइटिस की, क्या जैसे मैं 40 अबव हूँ तो क्या मैं वो वैक्सीन ले सकता हूँ, लगानी चाहिए या क्या है? जी दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं ऑलरेडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ, एज अ क्रॉनिक डिजीज, जैसे किसी एक से पहले ही सफर कर रहा हूँ, कोई दूसरी डिजीज इसके मतलब ये हेपेटाइटिस होने का भी कोई खतरा होता है, ज्यादा है या कैसे है? मेरे ये 2 सवाल है। ठीक है, डॉक्टर सरीन इनके प्रश्नों का जवाब देना चाहेंगे? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। हेपेटाइटिस बी का टीका में ये मिथ है कि सिर्फ न्यूबॉर्न बच्चों को लगना चाहिए। हर व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का टीका लगना ज़रूरी है। जैसे कोरोना का वैक्सीन है, हर व्यक्ति ने लगाया कि साहब अब मुझे एंटीबॉडी बन गई, अब मुझे कोरोना नहीं होगा, बड़े खुश हैं, आप निकल सकते हैं। हेपेटाइटिस बी भी हर व्यक्ति को
पूरे लाइफ के अंदर बचाने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ 3 टीके लगाने पड़ते हैं, एक शुरू में, फिर 1 महीने के बाद और एक 6 महीने के बाद। 3 टीके लगाएं, 95% से 99% सक्सेस रहेगी। क्यों, क्या पता कभी ब्लड चढ़ाना पड़ जाए, कोई प्रोस्टेट का सर्जरी, गायनी सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, कुछ भी करना हो, तो रिमेन 100% इम्यूनाइज। मैं यहाँ 1 मिनट में और बताना चाहूँगा, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में अंतर। आपने वैक्सीन लगा लिया पर एंटीबॉडी नहीं बनी, इसका मतलब वैक्सीनेटेड है, इम्यूनाइज नहीं। जैसे कोरोना में सब कहते थे साहब इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए, तो सिमिलरली आपने अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया और एंटीबॉडी 10 उसका लेवल होता है 10 इंटरनेशनल यूनिट, उससे ऊपर चला गया, हाँ भाई अब बच गया। तो ये इम्यूनाइजेशन स्टेटस हर हेल्थ केयर वर्कर के लिए ज़रूरी है, हर डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और सब के लिए ज़रूरी। जनरल पब्लिक भी अगर कर ले इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। दूसरा तो ये सवाल, पता कैसे करेंगे डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन के बाद? वैक्सीनेशन का, जैसे आपने 0, 1 और 6 मंथ्स पे टीका लगाया, उसके 1 महीने के बाद में अपना एंटीबॉडी लेवल, मतलब 7th मंथ पे एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, 50-100 रुपए में हो जाता है, और वैक्सीन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो लगवा लें। तो 7वें महीने पे अगर एंटीबॉडी टेस्ट हो और एंटीबॉडी का लेवल 10 से ऊपर हो तो आप बहुत अच्छे हैं। और डॉक्टर्स के लिए मैं कहूँगा बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ाएं, एंटीबॉडी 100 से ऊपर रखें, तो कोई वरी नहीं है, आपके कारण किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी का इन्फेक्शन आप में नहीं आएगा। और हेपेटाइटिस बी वाले मरीज को और बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा भ्रम है। पर हाँ, ये याद रखें, जिनको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है वो बराबर चेक कराएं। मेरा विचार में सबको इलाज करें, क्योंकि उनमें लिवर कैंसर बनने का, दूसरे कैंसर बनने का भी रिस्क है, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर है या बाइल डक्ट के कैंसर है, वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। पर हेपेटाइटिस बी को ऐसा डरावना भी ना समझें कि यार बी हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मैं अपने मित्र से कहूँगा कि आप ज़रूर अपना डॉक्टर से इलाज कराएं और भयभीत ना हो, पर केयरफुल रहें। जी बिल्कुल, आपने जो अंतिम बात कही कि भयभीत ना हो लेकिन केयरफुल रहे। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हेपेटाइटिस को लेकर कैसे इससे बचाव किया जाए, क्या कुछ इसको एलिमिनेट करने की जो कोशिश हो रही है कैसे उसको किया जाए, क्या कुछ हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और व्यक्तिगत तौर पर हम कैसे इससे बच सकते हैं, इसको लेकर के हमारी चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं हेपेटाइटिस पर, कैसे इससे बचा जाए, क्या कुछ तरीके हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका स्वागत है। और डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। मैम आपका भी स्वागत है। और मैम आपसे जानना समझना चाहेंगे, अभी जिस तरह से चर्चा हो रही है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो डॉर्मेंट तरीके से भी आपके शरीर में रह सकता है, ऐसे में कैसे इसकी जांच कराई जाए, कैसे पहचान कराई जाए, और क्या जो ए से लेकर ई तक क्या सबकी अलग अलग जांच होती है, क्या कुछ तरीका होता है, कैसे इस बात की पहचान करें? क्या हर व्यक्ति को फिर जांच करानी पड़ेगी कि उसको कहीं कोई हेपेटाइटिस बी तो नहीं है जो डॉर्मेंट स्टेज में है?
जी, सारे जो भी वायरस होते हैं 5 तरह के, उनके टेस्ट अलग अलग होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं। सरकारी अस्पतालों में तो ये मुफ्त ही होते हैं। वैसे भी थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन, तो मैं तो यही कहूँगी जिस हिसाब से हमारे देश में, जैसा कि सर ने बताया, पेंडेमिक ही है, तो हम सबको जागरूक होना चाहिए और कम से कम एक बार तो अपनी हेपेटाइटिस बी और सी की जाँच तो करा ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये डॉर्मेंट स्टेट में हमारे शरीर में रह जाते हैं। और हेपेटाइटिस ए और ई तो मोस्टली सिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें पीलिया वगैरह आता है तो हमें पता भी चल जाता है और हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और जांच भी करवा लेते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के बहुत ही सस्ते टेस्ट होते हैं जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हैं और आप कभी भी जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका तो टेस्ट WHO ने बोला ही हुआ है कराने के लिए। कोई भी आपकी सर्जरी होती है उससे पहले भी हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का टेस्ट कराना मैंडेटरी होता है। तो ये टेस्ट बहुत ही आसान है, बहुत कम समय लगता है इनको करने में और आप कभी भी जाकर अपने नज़दीकी अस्पताल में इनको करा सकते हैं, जिससे कि आपको अपने हेपेटाइटिस बी और सी के स्टेटस के बारे में पता चल जाए। जी, तो बच्चों की बात अगर करें मैम, तो आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात की, बच्चों को कैसे प्रभावित करता है, कैसे पता करें? और एक बात खासतौर पर इसमें ये भी जोड़ें कि अगर मदर और फादर दोनों या दोनों में से एक कोई इन्फेक्टेड है तो बच्चे को होने की कितनी संभावना है, या बच्चे की फिर देखभाल कैसे की जाए, कैसे इसको समझें? देखिए, प्रेग्नेंट मदर से बेबी को हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जैसे कि प्रोफेसर सरीन ने भी बताया है। और जैसे ही प्रेग्नेंट पेशेंट का हमेशा टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी का, और अगर पता चल जाता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है और वायरस हाई होता है तो 28वें हफ्ते में टेस्ट करके उनकी दवाई शुरू की जा सकती है, जिससे कि डिलीवरी के समय बच्चे को माँ से संक्रमण ना हो। और अगर संक्रमण हो भी जाता है तो ऐसा विरोधक टीका होता है जो बच्चे को पैदा होते ही देना होता है, और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो बच्चे को पैदा होते ही लगाना होता है, तो उससे जो है बच्चा सुरक्षित रहता है जी। तो यही है। और साथ में जो भी प्रेग्नेंट महिला है उनके पति का भी टेस्ट कराया जाता है उस समय देखने के लिए कि कहीं वो भी पॉजिटिव तो नहीं है। अगर बच्चे को प्रतिरोधक टीका पैदा होते ही लग जाता है तो फिर जो चांसेस है वो काफ़ी 95 to 99% इम्यूनिटी आप में आ जाती है और चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो माता है उसको ज़िंदगी भर अपना इलाज कराना होता है और बाकी लोगों को भी घर में ध्यान रखना होता है, क्योंकि घर में अगर हेपेटाइटिस बी है माँ से, तो जो पहले बच्चे हैं जिस समय पता नहीं था कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है, उनका भी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। और यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हमको कॉल कर रहे हैं, राम वचन जी। राम वचन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर जी, जैसे कि एक आम आदमी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो कैसे पता चलेगा उसको? अच्छा, कैसे पता चलेगा और कैसे इससे बचाव करें? डॉक्टर अजय, कैसे, क्या बताएंगे आप इनको? आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है। हेपेटाइटिस दो तरह का है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जैसे कोई आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको सिम्टम्स होंगे, मतलब आपको लक्षण होंगे। सबसे प्रमुख लक्षण पीलिया होता है। अब क्रॉनिक बीमारी की समस्या ये है कि वो अगर उसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं होती, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर आपको है तो जब तक अपना ब्लड प्रेशर ना आप नवाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपका रक्तचाप ज़्यादा है। ऐसे शुगर की बीमारी है तो इसलिए क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए हमें अपने ब्लड की जांच करवानी पड़ती है। हेपेटाइटिस बी के लिए हम जांच करते हैं HbA1c और हेपेटाइटिस सी के लिए एंटी-HCV की जांच की जाती है। और इन जांचों के आधार पे हम देखते हैं कि आगे की जांच की आपको आवश्यकता है कि नहीं है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में ज़्यादातर मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती। जो 10% लोग होते हैं जिनको दिक्कत होती है, उनकी बीमारी में उनको पाँव में सूजन आना, पेट में पानी भरना, पीलिया, बेहोशी, खून की उल्टी होती है। तो इसलिए क्रॉनिक हेपेटाइटिस को अगर पकड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही इलाज है कि आप जांच करवाएं कि आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस है कि नहीं। जी, तो निश्चित तौर पर राम वचन जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और जब हम जब इसकी गंभीरता की बात करते हैं तो क्या डॉक्टर अजय, जब हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात करें या एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करें तो क्या ये जो लिवर कैंसर है या लिवर सिरोसिस है, या इसमें भी तब्दील हो सकता है? कैसे समझे इसको? देखिए, एक्यूट हेपेटाइटिस मतलब एक एक्यूट इन्फेक्शन है, वो अपने आप टाइम के साथ धीरे ठीक हो जाता है, मतलब 4 से 6 हफ्ते में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और वो वायरस आपके लिवर में नहीं रहेगा। अब क्रॉनिक हेपेटाइटिस क्या है कि वायरस आपके जिगर में गया, वो उसको अपना घर समझता है। अब अगर एक आदमी किसी घर में जाता है तो वो घर में अपने रहेगा, वो घर के बाहर तो नहीं जाएगा। अब वो घर में रहने के बाद क्या करता है वायरस, जैसे कि हमने पहले बात करी कि 10% लोगों में वो अपने घर को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देता है, तो उसमें स्कार बनना शुरू हो जाएगा।
जब वो स्कार बन जाएगा सिरोसिस, तब आपको लिवर कैंसर का रिस्क होगा। हेपेटाइटिस बी में भी देखा गया है कि बिना सिरोसिस के भी कैंसर का रिस्क होता है। इसलिए जो मरीज होते हैं हेपेटाइटिस बी के या सी के, जिनको सिरोसिस हो गया है, तो हमको स्क्रीनिंग के लिए एडवाइस करते हैं एक उम्र के बाद। हम उन्हें कहते हैं कि आपको अपना अल्ट्रासाउंड कराना होगा और ब्लड की एक जांच। तो हेपेटाइटिस बी और सी में कैंसर का रिस्क डिपेंड करता है कि वायरस आपको कितने समय से और आपके लिवर में सिरोसिस है कि नहीं है। तो ऐसे मरीजों को हम अवश्य कहते हैं कि अपना एक उम्र के बाद आपको कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना मैंडेटरी है, आवश्यक है। ठीक है। डॉक्टर एस के सरीन, कुछ सवाल हमारे पास ईमेल से जो आ रहे हैं उसमें कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस क्या है और क्या इससे भी बचा जा सकता है, और खान पान या जीवन शैली से जुड़ी हुई मतलब उसको बेहतर करके क्या इस रोग से बचा जा सकता है? पहले मैं एक बार दोबारा, शायद ये हम लोग शुरू में नहीं बता पाए कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस मतलब लिवर के सेल्स की, लिवर की स्वेलिंग है। जैसे आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया, भाई गला सूज गया, या अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स सूज गया। तो इसलिए हेपेटाइटिस मीन स्वेलिंग, और इसके 3 मेन कारण हैं। पहला है वायरस, जो हम जिसके लिए आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मेनली मनाते हैं, और उसमें 5 तरह के वायरस हैं। दूसरा कारण है शराब, जो भारत में आजकल कुछ ज्यादा चल रही है। और तीसरा है फैट, लिवर में फैट अगर एक्स्ट्रा हो जाए। तो 3 मेन कारणों से लिवर सूज जाता है। और आपने जो चौथा सवाल पूछा, इससे में ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, वो एक चौथा पर छोटा सा कारण है, वो भी हो सकता है। ड्रग्स के कारण, जिसको जरा सा सिर दर्द हो, बॉडी एक हो, एक दवाई खा ले, जरा सा लूज मोशंस हो, एंटीबायोटिक ले लिए जो ठीक नहीं है, तो ऐसे ड्रग्स के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है, मतलब लिवर की इंजरी हो सकती है। तो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, अल्कोहल एसोसिएटेड हेपेटाइटिस, फैट लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज या वायरसेस, ये कॉमन कॉजेज हैं। और आपने पूछा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए, वो जनरली उस समय होती है कि जैसे आपके शरीर में कोई वायरस हुआ या कोई फूड प्रोडक्ट हुआ, उससे बॉडी में एक मेमोरी रह जाती है कि भाई ये वायरस अच्छा नहीं था, पर उस वायरस का एक भाग आपके गेहूं से मिलता है या कोई और चीज से मिलता है। तो जब आप गेहूं खाएंगे या आप कोई और वैसा फूड प्रोडक्ट लेंगे, तो बॉडी को लगेगा कि ऑटो इम्यून हो गया। और ऑटो इम्यूनिटी इज सेल्फ इंजरी, तो अगर लिवर उसका साइट है तो ऑटो इम्यून लिवर डिजीज हो जाती है। जैसे बच्चा हुआ और माँ और बच्चे के अंदर थोड़ा सा मेल नहीं हुआ, तो मदर को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस लाइफ लॉन्ग चल सकती है। दूसरा, भोजन या खाने पीने से हेपेटाइटिस हो, जैसे डॉक्टर अजय ने बताया। एक्यूट हेपेटाइटिस वो है जिसके अंदर बॉडी उसे क्लियर कर लेता है जनरली, या कभी कभी लिवर फेलियर 1-2% में हो जाता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस का मतलब बॉडी उस वायरस को 6 महीने तक नहीं निकाल पाई। अब जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है, माँ को हेपेटाइटिस बी है, तो बच्चे को 9 महीने तक हेपेटाइटिस बी का वायरस पेट में जो बच्चा है उसको मिलता रहता है, तो जनरली क्रॉनिक ही हो जाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसे बच्चे में चांसेस हैं कि वायरस परसिस्ट करे। तो क्रॉनिक मीन्स बॉडीज इनेबिलिटी टू क्लियर वायरस फॉर 6 months एंड इट परसिस्ट। एक्यूट जो है वो 6 महीने से पहले खत्म हो जाता है। और लक्षण, हेपेटाइटिस बी इज ए साइलेंट किलर। पूरी जिंदगी में शुरू में जैसे माँ से मिला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में, माँ से मिला तो क्वाइट रहता है। 20 साल के बाद इम्यून टॉलरेंट, जिसमें बॉडी ने टॉलरेट किया वायरस को, वो इम्यून एक्टिव होने लगता है। मतलब जो जो इम्यूनिटी हुई, बॉडी ने कहा ये वायरस ठीक नहीं है, उसे हम इम्यून एक्टिव स्टेज कहते हैं। उसमें जॉन्डिस होना, लिवर के एंजाइम्स खराब होना, लिवर में इंजरी होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी लिवर फेलियर के साथ, सिरोसिस के साथ, स्कारिंग के साथ हमारे साथ पेशेंट आता है। और हाँ, हेपेटाइटिस सी जनरली, जैसे आपका और ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में 1999, 2000 के बाद में, 2001 के बाद में हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग शुरू हुई, तो जिन लोगों को उससे पहले ब्लड चढ़ा या कोई सर्जरी हुई या उनको कोई एंजियोग्राफी या कोई प्रोसीजर हुआ,
उन सबको अपना हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराना है। बल्कि मैं कहूँगा कभी किसी की कोई सर्जरी हुई हो तो हेपेटाइटिस सी, या कभी खून चढ़ा हो तो हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराएं, क्योंकि जब हेपेटाइटिस सी होता है उसके 20 से 30 साल के बाद डिजीज पता लगती है। धीरे धीरे लिवर के सेल्स मरते हैं। हीलिंग इज बाय स्कार फॉर्मेशन एंड सिरोसिस डेवलप। और जिन लोगों में हेपेटाइटिस बी है, साल में उन लोगों में लगभग 2 से 4% में कैंसर बन सकता है, और हेपेटाइटिस सी में भी 2 से 5% में बन सकता है। और जिनको फैट के कारण लिवर डिजीज है, जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज, उनके अंदर भी लिवर कैंसर बनने की संभावना रहती है। तो ये एक माध्यम है हमारे को समझाने का, लोगों को अवेयरनेस करने का, क्योंकि ये सारी प्रिवेंटेबल डिजीज है, सबसे बच सकते हो जी। तो ये जिस तरह से आपने बताया, क्या फैटी लिवर वगैरह जो है, जिसको कह सकते हैं कि थोड़ी लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई डिजीज़ है, क्या ये भी हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है? ऐसे भी समझना चाहिए? या इसकी 4 स्टेजेस हैं फैट की। पहले तो खाली लिवर में फैट ही हो, चर्बी आ जाए, और जो आदमी मोटा है या डायबिटिक है या जिसके कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड हाई है, मान के चलेंगे उनके लिवर में फैट है। जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके भी लिवर में जनरली फैट होती है। तो फैट का होना मतलब ये नहीं कि हर आदमी जिनके लिवर में फैट है वो बीमार है, पर ये फायर अलार्म की तरह समझना चाहिए, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ये देखती है कि ये लिवर के सेल जिसमें फैट है ये तो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा गड़बड़ सेल है, उसको मारो। तो बॉडी उसके सेल्स को जिनमें फैट है मारती है। धीरे धीरे लिवर के सेल्स की डेथ होने लगती है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। मतलब लिवर फैट के कारण, दिस इज फैट इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस और स्टीएटोहेपेटाइटिस। स्टीएटो मतलब फैट, स्टीएटोहेपेटाइटिस। और इसका बड़ा सिंपल रीड आउट होता है, ब्लड टेस्ट कराइए, एक सिंपल 20 रुपए का टेस्ट होता है SGPT। अगर SGPT हाई है, इसका मतलब लिवर के सेल्स फैट के कारण मारे जा रहे हैं। फिर ये हीलिंग होती है, स्कार बन जाता है, धीरे धीरे फाइब्रोसिस, सिरोसिस की स्टेज आ जाती है। तो फैटी लिवर के कारण सिरोसिस आजकल नंबर 1 कॉज के तरह से है, और नंबर 1 कॉज ऑफ लिवर कैंसर भी हो गया। डायबिटिक्स में भारत में अगर 100 लोग लें लिवर कैंसर के 100, उसमें से 40 लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है या लिवर में फैट है। तो मैं चाहूँगा कि ये हेपेटाइटिस भी फैट इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस या फैटी लिवर डिजीज, जिसमें भारत में लगभग 35 to 40% लोगों के अंदर फैटी लिवर है, ये भी लोग समझें और बचने का प्रयास करें। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे शपथ ले कि भाई लिवर में फैट नहीं रखनी, फैट को निकालना है और अपने लिवर को हेल्दी रखना। ठीक बात है। ये संकल्प का दिन है, और हम सब के लिए जब हम कहते हैं कि टाइम फॉर एक्शन, तो इंडिविजुअल लेवल पर भी टाइम फॉर एक्शन है। और हम संकल्प लें कि हम कम से कम अपनी लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, जिससे इस तरह के रोगों से कम बच सके। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लोग कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे, हेपेटाइटिस पर चर्चा जारी रहेगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
कौन से वो लोग हैं जिनमें ज़्यादा खतरा होगा और हेपेटाइटिस बी और सी के बाद, और चर्चा कर रहे हैं हेपेटाइटिस पे किस तरह से। डॉक्टर अजय हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अजय कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं हेपेटाइटिस बी और सी जिसके दोनों कारण बनते हैं, क्या इसमें अगर इसको इस तरह से भी समझें कि कौन सा ज़्यादा किसको ज़्यादा खतरा होगा, और क्या हेपेटाइटिस बी और सी को गंभीर इसको क्यों ज़्यादा माना जाता है, किस तरह से इसको समझें? देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी जो इन्फेक्शन है वो लीवर के अंदर क्रॉनिक मतलब आपके जिगर में रहेंगे। तो अब ये इन्फेक्शन आपके जिगर को समय के साथ ख़राब कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस सी जो होता है वायरस, देखा गया है कि 10 से 20% लोगों में आपके लिवर सिरोसिस करता है। अब इसके लिए काफ़ी कारगर इलाज हमारे पास उपलब्ध है। हम ओरल दवाइयाँ देते हैं, 12 से 24 हफ्ते का इलाज है जिसमें वायरस बिल्कुल आपकी बॉडी से चला जाता है। तो हेपेटाइटिस सी में आपको सिर्फ अपनी जांच करानी है, एंटी-HCV। इसका मतलब आपको पहले इन्फेक्शन हुआ, अब वायरस ब्लड में मौजूद है कि नहीं उसके लिए हम HCV-RNA करते हैं। अगर आपका HCV-RNA पॉजिटिव आता है तो मतलब आपको बीमारी है और अपना इलाज कराएं। और इसके लिए इलाज के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इलाज और जांच अब भारत सरकार ने बिल्कुल मुफ्त कर दी है। जो हमारा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत इलाज और जांच दोनों फ्री आपको दिए जा रहे हैं। तो इसमें अगर आपको कभी खून चढ़ा, जैसे बताया गया 2001 के पहले, या कोई सर्जरी हुई, या आप कोई अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने हेपेटाइटिस सी की अवश्य जांच कराएं, या आप डायलिसिस पे लॉन्ग टर्म से हैं। अब हेपेटाइटिस बी के बारे में हमने जैसे पहले चर्चा की, ये इन्फेक्शन भी क्रॉनिक है, लीवर में रहता है। 90% लोग इस बीमारी में बिल्कुल ठीक रहते हैं, मतलब उनका लीवर खराब नहीं होता, बस 10% लोगों में लीवर खराबी करता है। तो दोनों को आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप पहले जैसे मरीज आया पहले दिन बता देंगे आप स्वस्थ रहेंगे। तो हम मरीजों को लंबे समय तक फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप में उनकी जांचें LFT करते हैं, हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड करते हैं, उनको अल्ट्रासाउंड करते हैं और ब्लड की बाकी जांचें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बीमारी आपकी समय के साथ वहीं पे रुकी है कि बढ़ रही है। अगर हमें लगता है बढ़ रही है तो उसका इलाज किया जाता है। इसके इलाज के लिए हम जो दवाइयाँ देते हैं वो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वायरस जो है लीवर की दवाइयों से ख़त्म नहीं होता। वायरस की दवाइयाँ उसको कम करके दबा के रखती हैं। जैसे आप शुगर का इलाज करते हैं, जब दवाई खाते हैं शुगर की तो शुगर लेवल कम रहता है कंट्रोल में। कंट्रोल शुगर तो मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो ऐसे वायरस का इलाज है, वायरस कंट्रोल में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी जाँच समय से करानी है। अगर बीमारी है तो इलाज कराएँ, और बीमारी नहीं है तो टीका ला के बचाव कराएँ। जी 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 डॉक्टर वैशाली, जब हम जांच की बात करते हैं और ये मान लीजिए एक बार कि इस रोग का पता चल गया, और ख़ासतौर पर बी और सी की अगर हम बात करें, तो इलाज किस तरह से चलेगा? और ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ खास लोग हैं जिनमें ये ख़तरा ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी है? जी, जैसे जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं जो एक्सपोज होते हैं ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए, उनमें ये खतरा ज़्यादा रहता है। फिर जिन लोगों का डायलिसिस होता है या जिन्हें कोई ऐसी बीमारी है जिन्हें बार बार खून चढ़वाना पड़ता है, उनको इस संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए पहले हम HBS एंटीजन टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसके बाद और टेस्ट होते हैं और DNA कराया जाता है, जिससे हम वायरल लोड देखते हैं और देखते हैं कि आप इन्फेक्टिव हैं नहीं है। अगर वायरल लोड एक लेवल से ऊपर होता है और आप इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है, SGPT SGOT देखते हैं और आपका इलाज लेवल है तो शुरू कर दिया जाता है। सबसे ज़रूरी बात ये है जिस पर डॉक्टर अजय, डॉक्टर सरीन और मैं भी बार बार हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि आपको जो दवाई अगर एक बार किसी ने शुरू की है हेपेटाइटिस बी की, तो आपको वो हमेशा लेते रहनी है जब तक डॉक्टर आपको कहेगा। जैसे कि क्रॉनिक दवाइयाँ हैं तो क्रॉनिक बीमारियों की दवाई हमेशा ज़िंदगी भर लेनी होती है, ऐसे ही हमें हेपेटाइटिस बी की दवाई जो है वो हमेशा लेनी होती है, बंद नहीं करनी होती। और साथ में हर 3 से 6 महीने में आपको जो भी डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है उसको जाकर दिखाना होता है, जिससे कि हम ये पता लगाते रहें कि वायरस कंट्रोल में है या वायरस की वजह से लिवर में और दिक्कतें तो नहीं आ गई हैं। जब क्योंकि सिर्फ वायरस ही नहीं, अगर आप फैट ज़्यादा लेते हैं मात्रा में तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है लिवर पर, और आपके लिवर पर हेपेटाइटिस बी और फैट दोनों असर करेंगे तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। हेपेटाइटिस सी का जो इलाज है वो 3 से 6 महीने का होता है। RNA लेवल्स देखे जाते हैं और इलाज किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखा जाता है कि और कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सिर्फ वायरस से हेपेटाइटिस ही है तो इलाज के बाद आप वायरस मुक्त हैं, लेकिन अगर वायरस ने
आपको सिरोसिस कर दिया है तो हेपेटाइटिस सी में भी आपको समय समय पर डॉक्टर के पास जाकर और अपना इलाज कराते रहना है, जांचें कराती रहनी है। जैसा कि हम सब तीनों बता रहे हैं कि कैंसर का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है हेपेटाइटिस बी और सी के साथ, तो इसीलिए आपको हर 3 से 6 महीने में अपने डॉक्टर के पास जाना है और वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और ब्लड टेस्ट करके देखेंगे कि आपका जो लिवर है वो कैसा चल रहा है, कैंसर के कीटाणु लक्षण आने तो नहीं लगे हैं। तो इसीलिए दवाइयों के साथ साथ अपने डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है आपको समय समय पर। जी डॉक्टर अजय, क्या जो हेपेटाइटिस है उसका क्या दूसरे अंगों पर भी असर हो सकता है, कैसे इसको समझें? देखिए, जो वायरल हेपेटाइटिस है, अब अगर हम माने कि जैसे इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म मतलब आपको लंबे समय तक होगा, सिरोसिस हो जाएगा, तो लीवर काफ़ी सारे कार्य करता है। वो आपके ब्लड से टॉक्सिन रिमूव करेगा। तो अगर टॉक्सिन जो लीवर के अगर आपको जमा हो गए तो आपको बेहोशी कर सकता है। लीवर के अंदर खून जमने के पदार्थ बनते हैं जिससे आपका खून गाढ़ा रहता है। जैसे आपको कोई चोट लगती है तो खून की बहाव रुक जाता है। तो आपका जब लीवर खराब हो जाएगा तो पदार्थ नहीं बनेंगे, तो आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, आपके स्किन में चकत्ते पड़ सकते हैं या लंबे टाइम तक आपके रक्त से खून का प्रभाव हो सकता है। तो जिगर जो हमारा काफ़ी सारे कार्य करता है, इसलिए लीवर का सिर्फ यही काम नहीं कि सिर्फ वो आपको स्वस्थ रखे, बाकी जैसे इम्यून सिस्टम है, लीवर हमारा एक बहुत बड़ा इम्यून ऑर्गन है, तो आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। अगर आपका लीवर स्वस्थ नहीं है तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। तो लीवर सिर्फ आपके पेट या उसके आसपास ही नहीं बल्कि पूरे आपके शरीर की हर एक कार्य क्षमता में भाग ले रहा है, उसको अफेक्ट कर सकता है। जी निश्चित तौर पर। और अगर जब हम इसके इलाज की बात करते हैं डॉक्टर अजय, तो कैसे समझें कि क्या ट्रांसप्लांट के ज़रिए भी, क्या जब हम कोई ऐसी एक्यूट सिचुएशन में आते हैं तो क्या लिवर ट्रांसप्लांट के ज़रिए भी इसको ठीक किया जा सकता है, या ये कहें कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? डॉक्टर सरीन, मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे कि क्या कोई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि अगर सिचुएशन एक्यूट है तो ऐसे में लिवर ट्रांसप्लांट के ज़रिए उसको ठीक किया जा सके, या ये कहें कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, अगर लिवर का जो लगभग 70-80% से अधिक लिवर डैमेज हो जाए, मतलब कि वो लिवर जो बचा हुआ है वो बॉडी के काम नहीं कर पाए, जैसे जॉन्डिस हो गया या ब्लड वॉमिट हो गई, पैरों में सूजन आ गई या लिवर में ट्यूमर बन गया, ऐसे व्यक्ति कुछ समय तक तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक रहते हैं। और एक स्टेज के बाद में, जिसमें हम स्कोरिंग सिस्टम भी करते हैं, एक स्कोर होता है कि हाँ भाई, उसका इतना डिजीज हो गया कि अब ये लिवर 3 महीने या 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, मरीज मर सकता है, या पेट के पानी में इन्फेक्शंस होने लग जाए, ऐसे लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। और उन्हें तैयार रहना चाहिए कि हाँ, हेपेटाइटिस के कारण या सी या बी के कारण या इवन अल्कोहल के कारण मेरा लिवर खराब हो गया। मैं ये आप जो एक अभी पिक्चर दिखा रहे हैं, मैं इनको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये तीनों बच्चे जो हैं, इनके लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, और लिवर ट्रांसप्लांट बचपन में हुआ। ये बच्चे बड़े हो गए, नॉर्मल हो गए, और दलाई लामा साहब ने इनको गले लगाया था। ये पिक्चर दिखाती है कि भारत में कितने लोगों को हेपेटाइटिस बी है, लगभग 30 करोड़ को। और ये पिक्चर जो है ये बता रही है कि हम किस आसानी से हेपेटाइटिस बी को ठीक कर सकते हैं। मैं एक और मुद्दा आपको बताना चाहूँगा कि हम ढूंढें कहाँ। जैसे भारत में जितने 3 करोड़ हेपेटाइटिस बी वाले हैं, पर वो हेपेटाइटिस बी वाले कहाँ हैं, हम उनको ढूंढ नहीं पाते। तो ऑफ द टोटल इन्फेक्टेड हार्डली 10% आर डिटेक्टेड, और दोज हु आर डिटेक्टेड हार्डली 3% to 5% गेट ट्रीटेड। उन लोगों का इलाज ही नहीं। तो आप देखें, पूरे भारत में जितने इन्फेक्टेड लोग हैं वो निकल के नहीं आते, डर के मारे नहीं आते। उसके एक और जो ग्रुप है जिसको हमें टेस्ट करना चाहिए, जैसे घर में एक व्यक्ति के हेपेटाइटिस बी है तो दूसरे के, तीसरे के भी हो सकता है, क्योंकि माँ से बच्चे को आता है। तो अगर माँ के 3 बच्चे हैं तो उनको हो सकता है। हस्बैंड से वाइफ में जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है अगर हस्बैंड इन्फेक्टेड है, और माँ से बच्चे को जाता है। माँ से हस्बैंड को जाने के चांस वो हेपेटाइटिस बी के बहुत कम है। अब जो बच्चे हैं, ये बच्चे जब बड़े होंगे और अगर इनको इन्फेक्ट को हमने टेस्ट नहीं किया तो इनसे औरों को इन्फेक्शन जाएगा। तो सबसे पहले हमें उन्हें खोजना है। टाइम फॉर एक्शन में ये देखना है कि वो लोग कहाँ हैं, उन्हें ढूंढना है।
तो ढूंढने के लिए हेपेटाइटिस बी का फैमिली स्क्रीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, और हेपेटाइटिस सी का जिन्हें कभी ब्लड चढ़ा या कभी कोई सर्जरी या कोई और ऐसा हुआ, उन सबको ढूंढ के टेस्ट करना। तो मेरा विचार है कभी भी आप हॉस्पिटल जाएं, दोस्त के लिए जाएं, अपने लिए जाएं, एनुअल हेल्थ चेकअप हो, इंश्योरेंस का चेकअप हो, हेपेटाइटिस बी और उसकी एंटीबॉडी भी करा लें और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट भी करा लें, तो ये खोज हमारी शुरू हो जाएगी, पता लग जाएगा। हेपेटाइटिस सी का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक से दूसरे को पता ही नहीं लगता और चलता जाता है। ठीक है। और ट्रांसप्लांट के लिए जो हमारी ज़रूरत है, वो भारत में लगभग एक साल में 2 लाख लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, पर हार्डली 4,000 लोग ट्रांसप्लांट होते हैं। तो ये ना सोचें कि सर अगर लिवर खराब हो गया तो फट लिवर मिल जाएगा। लिवर के लिए लिवर डोनेट करना पड़ता है जनरली फैमिली वालों को, तो लिविंग डोनर अगर दे, और कैडेवर्स का बहुत अभाव है, तो ट्रांसप्लांट की स्टेज तक ना पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। उससे पहले इलाज, जैसा अजय और वैशाली ने कहा, बराबर अगर हेपेटाइटिस बी का इलाज लें, और सी के लिए तो 12 से 24 हफ्ते में वायरस क्लियर भी हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर तो यहाँ जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हेपेटाइटिस पर। डॉक्टर वैशाली, सीधे आपके पास आते हैं। कुछ सवाल हमारे पास आए खासतौर पर बच्चों से जुड़े हुए कि बच्चों को हेपेटाइटिस से कैसे बचाएं, क्या कुछ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए पेरेंट्स को इसको लेकर के? देखिए, हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बच्चे को पैदा होते ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगते हैं, टीका होता है और प्रतिरोधक टीका होता है हेपेटाइटिस बी का, वो लगवाना चाहिए। जो हेपेटाइटिस बी का टीका है वो तो जो नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम है उसका पार्ट है, अब तो सारे बच्चों को लग ही जाता है वायरस जो प्रोग्राम है वो। साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हेपेटाइटिस ए और ई है तो वो खाने से और स्वच्छता ना रखने से वो फैलती है। तो हम ध्यान रखें कि जो बच्चे हैं वो स्वच्छ खाना खा रहे हैं, उन्हें अच्छी आदतें डालें, हाथ धोने की आदत डालें खाने से पहले, बाहर का खाना उन्हें कम से कम खिलाएं। और हेपेटाइटिस बी और सी के तो जो होते हैं टैटू ना करवाएं। आजकल टैटू का फैशन बहुत चल रहा है, तो टैटूइंग करवाते समय ध्यान रखें कि जो नीडल है वो स्टेराइल है, और जो अनस्टेराइल नीडल कई बार जिम में लोग आपस में यूज़ कर लेते हैं, शेयर करते हैं, वो अवॉइड करें। तो यही सारे तरीके हैं जिससे हम बच्चों को, और सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस क्रिएट करें, जो कि हम आज सब कर रहे हैं। बड़ों को, बच्चों को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे कि हेपेटाइटिस बी और सी एक दूसरे से फैलती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलता है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए, यू शुड नो कि कैसे आपको हेपेटाइटिस बी और सी मिल सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। घर में किसी को है तो फैमिली स्क्रीनिंग करानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि हम अपनी बच्चों को और जो यूथ है जनरेशन का, उसको पता हो कि भाई आपको कैसे होती है, तो हम प्रिवेंट ही कर सके। इलाज की बात तो हम अपने आप को अगर बचा लेंगे तो फिर हेपेटाइटिस से तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं हेपेटाइटिस पर,
और यहाँ से आपको सीधे ले चलेंगे नई दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप बीजेपी हेडक्वार्टर से देख रहे हैं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक और ये तस्वीरें सीधे लाइव आप भाजपा मुख्यालय से देख रहे थे। एक बार वापस लौटते हैं अपने इस कार्यक्रम में। डॉक्टर एस के सरीन आपके पास आ रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब बात होती है कि हेपेटाइटिस के रोगी और ख़ासतौर पर हेपेटाइटिस बी और इलाज के बाद अगर वायरस नेगेटिव हो गया है तो क्या दवा बंद कर देनी चाहिए? कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ईमेल के जरिए। देखिए, जैसे HIV का पेशेंट है उसमें आप वायरस की दवाई देते हैं तो HIV का वायरस जिंदगी भर दबा रहता है, तो कॉम्प्लिकेशन डिजीज नहीं होती। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी की। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में ये जो अभी खबर आ रही थी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हैं, तो दर्शकों को एक बार इस खबर के बारे में उनके जरिए जानकारी दे दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितनी महत्वपूर्ण बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री परिषद बीजेपी की बैठक का और कल हमने देखा था कि गुड गवर्नेंस पर जोर दिया गया था और तमाम जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह से 100% उसकी संतृप्तता हो उस पर जोर दिया गया था और राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको लेकर प्रेजेंटेशन हुआ था। कई राज्यों ने अपने यहाँ जो योजनाएं लागू वो कर रहे हैं जिसका अच्छे नतीजे आए हैं उनको उसके बारे में बताया था और ये कहा गया था कि राज्य एक दूसरे राज्य से सीखें कि जो अच्छी योजनाएं लागू कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में डिजिटल में बहुत काम हुआ है, बिहार में हम देख रहे हैं कि जमीनों के डिजिटलीकरण में खनन मामले में बेहतर काम हुआ है, जो नीति अपनाई गई है। इस तरह से राज्य एक दूसरे राज्यों से सीखें, उस पर बहुत चर्चा हुई थी। आज भी कुछ राज्यों का प्रेजेंटेशन जारी रहेगा। ये बैठक आज शाम तक संभवतः चलने वाली है। 2 दिन की बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की जीत के बाद एनडीए की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है मुख्यमंत्री परिषद की और इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं तेज रफ्तार से बीजेपी शासित राज्यों में आगे बढ़े और वो अग्रणी भूमिका निभाएं और निश्चित तौर पर उसके नतीजे भी दिखते हैं जब हम देख रहे हैं कि तमाम केंद्र की योजनाओं के मामले में बीजेपी शासित राज्य बड़ी भूमिका निभा रहे हैं या फिर अग्रणी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य उसमें तमाम चाहे पीएम आवास योजना हो या फिर अन्य योजनाएं आयुष्मान भारत हो उसमें हम देख रहे हैं कि उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इस तरह की जो बैठकें होती हैं उसमें एक दूसरे राज्यों से सीखने का मौका मिलता है, गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर चर्चा होती है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके जानकारी भी दी थी कि बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर जोर दिया गया। ठीक है, अब आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे आगे की बुलेटिन्स पे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल शैलेंद्र मिश्रा आप इस पूरी खबर पर नज़र बनाए रखें, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर अपने इस कार्यक्रम में डॉक्टर एस के सरीन से जुड़ते हैं। डॉक्टर एस के सरीन, आप बता रहे थे कि क्या अगर इसमें दवा बंद कर देनी चाहिए नहीं। फिलहाल हम चाहेंगे कि अंत में चलते चलते आप क्या संदेश आज के दिन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को संक्षेप में? मैं चाहूँगा कि सारे दर्शक इस बात की शपथ लें टाइम फॉर एक्शन पे। नंबर 1, हेपेटाइटिस के बी के टीके बच्चों को और अपने आप को नए पैदा होने वाले को लगवाएं, कोई गलती ना करें, पूरा स्केड्यूल कंप्लीट करें। हेल्थ केयर वर्कर सारे अपने हेपेटाइटिस बी का टीका लगाएं और अपनी एंटीबॉडी लेवल टेस्ट करें। सारे हेपेटाइटिस सी के मरीज जिनको कभी खून चढ़ा हो जरूर आके अपना टेस्ट कराएं और अगर पॉजिटिव हो ट्रीट करके इससे मुक्ति पाएं। और ए और ई के लिए ज़रूर अपना भोजन और पानी साफ और वो रखें। पर जो ज़्यादा ज़रूरी ऑल्सो हेपेटाइटिस का है कि अपने लिवर की हेल्थ को ठीक रखें, लिवर में फैट ना आने दें। शपथ लें कि ये बात और 10 लोगों को सिखाएंगे, लिवर की फैट से बचेंगे और अल्कोहल को दूसरों को भी ना पिलाएं, खुद की तो छोड़िए।
जी निश्चित तौर पर। तो इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम में दर्शकों आपसे विदा लेना चाहेंगे। अपने तीनों खास मेहमानों का, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, डॉक्टर एस के सरीन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर जागरूकता ही बचाव है। हेपेटाइटिस से इस पूरी चर्चा के दौरान आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से जागरूक रहना है, अपने लिवर को बचा कर रखना है, हेपेटाइटिस से दूर रहना है। तो आज के टोटल हेल्थ के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।